यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खोद देंगे। जेएनयू में लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स करते टाइम एक नुक्ते के एब्सेंस से खुदा और खुदा में डिफरेंस दिखाने वाले ये जोक हमारी रियलिटी बन जाएंगे, ये तो नहीं सोचा था। कभी कभी लगता है हम एक देश नहीं, एक कंस्ट्रक्शन साइट बन गए हैं, और ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 90-90 डिग्री के पुल, वो फ्लाईओवर जो कहीं नहीं जा रहे हैं, 40-40 फ्लोर की इमारतें जिनका बिल्डर पैसे लेकर भाग गया है, और अब हमारे पास है 40 फ्लोर की खंडहर। इंसानों से बसा कंक्रीट का जंगल, और इस कंक्रीट के जंगल को बसाने के लिए हम असली जंगलों को खत्म कर रहे हैं, बड़ी खुशी से। What once stood as a green heaven now battles for its survival. This led state government's decision to call for bids to auction 400 acres of complete forested area for IT and infrastructure projects. Welcome to चश्मदीद। ये मेरा नया शो है जिसमें हम बात करेंगे नए पुराने मुद्दों की, ताकि हम बन सके हमारे मरते और सड़ते समाज के चश्मदीद। आज हम बात कर रहे हैं द ग्रेट निकोबार ब्लूप्रिंट की। भारतीय भूखंड से एक समंदर की दूरी पर है द ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। यहाँ जिंदगी वैसी है जैसी होनी चाहिए, इंसान और प्रकृति का एक ऐसा बैलेंस जिसमें प्रकृति ऊपर है, जहाँ प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों का अपना अस्तित्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है और अपनी जगह है, जहाँ इंसान जानवर पर हावी नहीं होता, उसका घर नहीं छीनता, जहाँ कंक्रीट से धरती का सीना चीर कर बसेरा नहीं बसाया जाता। लेकिन अब नजर लग चुकी है, या यूं कहें कि हमारे मेनलैंड की सरकार की नजर पड़ चुकी है। जहाँ कभी जंगल थे वहाँ अब कंटेनर टर्मिनल बने, जहाँ सिर्फ समुंदर की आवाज हुआ करती थी वहाँ अब एयरपोर्ट का शोर होगा। और जहां शॉम्पेन लोग अपना जीवन जीते थे वहां उनका वजूद भी नहीं बचेगा। I am talking about the 81,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्लान जो एक ट्राइबल रिजर्व का आधा हिस्सा छीन लेगा, एक ऐसा विकास जिसमें डेवलपमेंट तो है लेकिन किसी के जीने का अधिकार नहीं। इस विकास के कर्ता धर्ता वो हैं who very comfortably ignore the reality that development without consent is colonization. झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी समुदायों ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और सरकार की साठगांठ से होने वाली खनन की वजह से हुए विस्थापन और बेदखली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। किसी को विनाश करके विकास जो होना है वो कहाँ का विकास है? हाँ, वो तो बोले कि ये तो विकास के लिए वहाँ हम आवंटन करेंगे ही। तो मैं कहा ठीक है, अब आप करेंगे तो हम कानूनी प्रक्रिया को मतलब लेके जमीनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बट क्या ग्रेट निकोबार के पास ये ऑप्शन है? और अगर होगा भी तो क्या मीडिया आपको पता लगने देगा? शॉम्पेन एक ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो सदियों से अपने जंगल में, अपनी दुनिया में जीते आए हैं, शांत अपने नियमों के साथ। वो कह चुके हैं उन्हें अपने जंगल में बाहर वालों की जरूरत नहीं है। उनके साथ यहाँ रहने वाले निकोबारीज कम्युनिटी भी हैं, और उन्हें नहीं चाहिए कि उनके पेड़ काटे जाएं। ये उनका जीवन है, उनका राशन है, उनकी दुनिया है। आपकी, हमारी या सरकार के डेवलपमेंट की डेफिनेशन उनको मान्य नहीं है। उनके लिए एयरपोर्ट, कंटेनर यार्ड या सी पोर्ट डेवलपमेंट नहीं है। उन्हें कंक्रीट से बना जंगल नहीं चाहिए, उनके पास अपना हरा भरा जंगल है। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब 40,000 का एक कमरे का एयर प्यूरिफायर खरीदना नहीं है। उन्हें प्योर एयर उनके जंगल से मिल रहा है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये फॉरेस्ट नहीं है, ये तो फ्री रियल एस्टेट है। उनकी जमीन, उनका जंगल, उनकी जिंदगी, सब कुछ किसी और के नए एयरपोर्ट, नए टाउनशिप, हॉलिडे होम, फार्म हाउस, पार्टी पैड या पोर्ट के लिए कुर्बान किया जा रहा है, और उनसे पूछा भी नहीं गया।
क्या आपको पता है, भारतीय कानून के मुताबिक भारत सरकार को आदिवासी जमीन पर कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वहां रह रहे समुदाय का फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी FPIC लेना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि सरकार के प्रोजेक्ट से अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार के इफेक्ट के बारे में समुदाय को बताना होगा, और वो भी उन्हीं की भाषा में, नॉट इन इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर मेनलैंड लैंग्वेज। आदिवासी मूल निवासी समुदाय की भाषा में या उस भाषा में जो समुदाय के सभी को समझ में आए। Not doing so violates the ILO Convention, the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, and the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. Not just this, the FPIC is a part of a larger law that requires adequate compensation for the people to be displaced by a project. पहली बात तो ये कि शोम्पेन ट्राइब से यह FPIC लिया ही नहीं गया है। और कॉम्पेंसेशन की क्या बात करेंगे आप सोचिए, जिस जंगल ने आज तक गोद में पाला उस जंगल के बदले क्या कॉम्पेंसेशन हो सकता है। जिन पेड़ों से आस्था जुड़ी हुई हो उस भगवान का क्या कॉम्पेंसेशन होगा। एंड हु कुड अफोर्ड कॉम्पेंसेशन फॉर फ्री अनपोल्यूटेड एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, अनपोल्यूटेड लैंड। Basically, the Indian government is violating several international laws by green lighting this mega project. सरकार का कहना है कि शोम्पेन ट्राइब uncontacted है। Of course they are. If contact with us means destruction of their way of life, diseases that we would carry, harm to nature, because come on, इंसान और करता क्या है? Who would want to be in contact? और दुनिया भर में multiple governments have created policies for the protection of uncontacted tribes, because they are the protectors of biodiversity, repositories of traditional knowledge, and all in all are just unique cultural entities. Their protection is vital for the understanding of the intricate balance of ecosystems. But what are we doing? Taking their choice of distance from us as a license to destroy their habitat. उनकी नाहक बर्बादी की इजाजत सरकार ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर ली है। And why only humans? Even animals are in danger. The Great Nicobar Islands are home to the unique giant leatherback turtle. इस प्रोजेक्ट को पास करवाने की दौड़ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रैपिड असेसमेंट रिपोर्ट, जिसका टाइटल है An assessment of the environmental sensitivity of sea turtle nesting beaches of the Great Nicobar Islands. ये रिपोर्ट अप्रैल 2021 में 6 दिनों में कंप्लीट करके प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को ग्रीन लाइट दे दिया गया। 6 दिन। इंटरनेशनल इंडिजिनस राइट्स बॉडी सर्वाइवल इंटरनेशनल ने यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट भेजी है कि इफ दिस मेगा प्रोजेक्ट इज अलाउड टू गो ऑन, इट विल रिजल्ट इन द जेनोसाइड ऑफ द शोम्पेन पीपल, a tribe the government itself categorizes as particularly vulnerable. द वायर ने द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज इस रिपोर्ट को जाकर पढ़िए। हमारे इस वीडियो में भी हमें उसी रिपोर्ट से मदद मिली है। बहरहाल, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ पेड़ पौधों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी एक कौम के जीने का और अपनी मर्जी से अपने तरीकों से जीने के हक को छीना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद निकोबार की पॉपुलेशन 8000% तक बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? 8000%। जिस देश में माइग्रेंट से भाषा के नाम पर, खान पान के नाम पर, धर्म के नाम पर रोज हिंसा होती है, जहां बांग्ला बोलने वाले किसी को बांग्लादेशी बोलकर समुंदर में बंदूक की नोक पर फेंक दिया जा रहा है, जहां माइग्रेंट्स के वोट देने के मौलिक अधिकार के साथ सरकारी रूप से छेड़छाड़ हो रही है, वहां ग्रेट निकोबार में खुद माइग्रेंट बन के जाने में इनको विकास नजर आ रहा है। इंडियन मेनलैंड में इमिग्रेंट्स की सरकारी संख्या 0.4% है और गैर सरकारी 1.4%। चलिए
2% मान लेते हैं, यहां के 2% आपकी जमीन, जायदाद, मंगलसूत्र सब लिए जा रहे हैं, और वहां ग्रेट निकोबार में 8000% को सरकारी मोहर लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, नहीं? सर्वाइवल इंटरनेशनल की रिपोर्ट की माने तो दिस लेवल ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स कुड मीन डिजीजेस, इवन एपिडेमिक्स, एज द शोम्पेन एंड निकोबारीज पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी टू द डिजीजेस फाउंड इन द इंडियन मेनलैंड. Rise in cases of sexual assault and rape and drug and alcohol dependency of the Shompen people are also feared. और ये बातें सर्वाइवल इंटरनेशनल यूं ही हवा में नहीं कह रहा, ये सभी चीजें अंडमान के जारवा कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी हो चुकी है. बात तब की है when the construction and the completion of the Andaman Trunk Road destroyed the native population of the Jarvas through diseases like measles, alcohol, and a general destruction of the flora and fauna that the Jarvas depended on. There were even human safaris conducted where us, the mainlanders, would go and ogle at the tribal savage. Today, of the 4 lakh population of the Andaman and Nicobar Islands, the Jarvas amount to 250. Yes, 250. Probably even fewer, as I'm quoting census numbers from a decade ago. सोचने वाली बात है कि असली सैवेज कौन है? क्या अब शोम्पेन लोग भी ह्यूमन सफारी बन जाएंगे? क्या निकोबारीज भी किसी लग्जरी टूरिस्ट के कैमरा एंगल का हिस्सा बन जाएगा? और एनवायरनमेंट का क्या? किसी भी सभ्यता की तरह शोम्पेन ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिवर. द रिवर इज द गलाथिया. This mega project threatens to block 90% of the Galathia's mouth, resulting in the deposition of silt that will threaten not just the life-giving pandanus trees on which the Shompen depend on for fruit and sustenance, but also the lives of the hundreds of species of animals living in the water and around in the jungles. शोम्पेन के फॉरेजिंग एरियाज बर्बाद हो जाएंगे, और जब खाना नहीं होगा, स्कैर्सिटी होगी, तब शुरू होगा कॉन्फ्लिक्ट, डिजीज और डिस्प्लेसमेंट, यानी टकराव, बीमारी और विस्थापन. हर बार जब जंगल काटा जाता है, सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, एक समुदाय का इतिहास गिरता है. भाषाएं खत्म होती हैं, जानवरों के घर छिनते हैं, और एक पूरी सभ्यता को इरेज कर दिया जाता है, जैसे कभी थी ही नहीं. और लीगल सिस्टम, वायोलेशन पर वायोलेशन. Violation of Article 338A9 of the Constitution, violation of the Forest Rights Act, violation of the Shompen Welfare Policy passed in 2015, violation of the ILO Convention, violation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, violation of the International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. लेकिन फिर भी यूनियन मिनिस्टर्स टीवी पे आके कह रहे हैं सब चंगा सी, कोई नुकसान नहीं होगा. Everything is fine. सब चंगा सी. Researchers and scientists have been given non-disclosure agreements, barring them from even talking about this project. The scientist who led the rapid assessment report we just talked about on the turtle population resigned after the 6 days were over. आर्टिकल 14 ने इस विषय पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को प्रेशराइज किया गया एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने के लिए. कैसे एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया ताकि 130 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए तैयार किया जा सके, और इससे होने वाले नुकसान को ऑन द रिकॉर्ड नेग्लिजिबल बताया जा सके. 130 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जानवर, पेड़ और इंसानों का विस्थापन इज नेग्लिजिबल. तो सवाल ये है कि जब 300 लोग, कुछ कछुए, कुछ पक्षी, कुछ केकड़े, एक दुनिया के कोने में सिर्फ खुद से जीना चाहते हैं, तो उनकी दुनिया क्यों छीनी जा रही है? क्या हम सच में उनसे बेहतर या सिविलाइज्ड हैं, जब हम उनकी पूरी सिविलाइजेशन ही मिटा देना चाहते हैं? कुछ साल पहले एक अमेरिकी टूरिस्ट को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अनकॉन्टैक्टेड सेंटिनेलीज ट्राइब के पास चला गया था. वीडियो देखी होगी आपने. तो फिर अपनी सरकार को क्या सजा मिलनी चाहिए जो खुद बुलडोजर लेके शोम्पेन के घर के दरवाजों तक पहुंच गई है? ये सिर्फ द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कैपिटलिस्ट और फैशिस्ट सरकार के विकास का आइडिया है. जंगल काट के एयरपोर्ट, बिल्डिंग या इवन पार्किंग बनाने का,
And why only blame the government? We are also responsible. हम जिनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है कि हमको जंगल काट के पार्किंग बनाने में कोई गलती नहीं नजर आ रही है, कोई आयरनी नहीं दिख रही, हमारा खून नहीं खौल रहा, हम सड़क पर नहीं उतर आए। निकोबार हो, आरे हो, हसदेव हो, कुल्लू हो, एक हाथ में बुलडोजर, दूसरे हाथ में ब्लूप्रिंट, यही है सच्चाई। और बीच में जो कोई भी आए, जंगल, झोपड़ी, जनजाति, सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर रौंद दो। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट निकोबार की बर्बादी का आगाज है। ये बर्बादी आपके घर तक भी पहुंचेगी, क्योंकि लालच का जो दैत्य आज निकोबार के जंगल को निगलने जा रहा है, वो जंगल जमीन नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता। आपको भी खाएगा, आपके पड़ोसी को भी खाएगा। आपके भी सपने किसी और के एयरपोर्ट, सीपोर्ट या पार्किंग के नीचे दबा दिए जाएंगे। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आप भी बनकर रह जाएंगे मानव सभ्यता की बर्बादी के चश्मदीद। तब तक के लिए नमस्कार।